मेरे पीछे है द टाउन हाउस, चार्ल्स डार्विन का घर। यहाँ वो रहते थे अपनी पत्नी एमा और 10 बच्चों के साथ। वो उस दौर के पुरुषों की तरह अपनी धौंस नहीं जमाया करते थे, बल्कि वो तो अपने बच्चों को बहुत प्यार करते थे, उनके साथ हंसी मजाक किया करते थे। इस बाग को उन्होंने ही बनाया था। जो शख्स सोचने के मामले में उस वक्त शायद सबसे प्रभावशाली था, ये सीधी सादी जगह उससे मेल खाती ही नहीं लगती। आज भी कुछ लोग उनके विचारों से खौफ खाते हैं। चार्ल्स डार्विन ने पता लगाया था कि हम इंसानों समेत सभी प्रजातियां धीरे धीरे नेचुरल सिलेक्शन की एक प्रक्रिया से गुजरते हैं। बदलते समय के मुताबिक सबसे अच्छे ढंग से ढलती प्रजातियों को एनवायरनमेंट नई संतानों की शक्ल में नई पीढ़ियां देता है। डार्विन ने जिंदगी की इस बाहरी हकीकत का राज खोला, लेकिन एवोल्यूशन की अंदरूनी प्रणालियां क्या होती हैं, इसके बारे में किसी को भी अंदाजा नहीं था। इसी दौर में आज के चेक रिपब्लिक की एक रूरल मॉनेस्ट्री में एक मठाधीश एक साइंस प्रोफेसर बनने की कोशिश में था। ग्रेगोर मेंडल 2 बार क्वालिफाइंग एग्जाम में फेल हो गए। ऐसी स्थिति में वो बस एक सब्स्टिट्यूट टीचर ही बन सकते थे, तो अपने खाली समय में उन्होंने मटर के पौधों का अध्ययन करना शुरू कर दिया। उन्होंने ऐसे हजारों लाखों पौधों की ब्रीडिंग की, बहुत ध्यान से उनकी ऊंचाई, आकार, उनकी फलियों, बीजों और फूलों के रंगों की जांच पड़ताल की। मेंडल ब्रीडिंग से जुड़ी एक विश्वसनीय थियरी की खोज में थे, ताकि पहले से ही पता चल सके कि किसी लंबे पौधे का मिलन छोटे पौधे से या हरे मटर का पीले मटर से कराने का नतीजा क्या होगा। उन्होंने पता लगाया कि हर बार दाने पीले होंगे। जब तक मेंडल ने हरे रंग पर पीले रंग के दबदबे की ताकत के लिए एक शब्द नहीं खोजा, हम ये नहीं जानते थे। उन्होंने इसे नाम दिया डोमिनेंट। उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि अब वो पहले से बता सकते थे कि मटर की अगली नस्ल कैसी होगी। 4 मटर में से 1 के दाने हरे होते हैं। मेंडल ने अगली फसल में मौजूद इस खास गुण को नाम दिया रिसेसिव। कुछ चीजों को उन्होंने कहा फैक्टर्स। पौधों में छिपी इन बातों के कारण ही कुछ खास गुण दिखते थे, और ये जुड़े थे एक नियम से, जिसे मेंडल गुरुत्वाकर्षण जैसे एक साधारण समीकरण के जरिए बता सकते थे। चार्ल्स डार्विन और ग्रेगोर मेंडल को यह नहीं पता था, लेकिन ये दोनों ही वैज्ञानिक उसी दौर में जीवन से जुड़ी रहस्यमय प्रणालियों को समझने की कोशिश में थे। डार्विन ने सभी जीवों में मौजूद एक समानता का सबूत पेश किया। उनके हिसाब से बेशक हम इंसान हैं, लेकिन सच ये है कि हम हैं दूसरे जीवों और सब्जियों के ही वंश के, यानी दूसरे जीवों की ही तरह कुदरती जगत का एक हिस्सा। मेंडल ने जाना कि ऐसे कुछ नियम हैं जो जीवन के आगे बढ़ते संदेशों को नियंत्रित करते हैं। उन्होंने तो विज्ञान के एक बिल्कुल नए क्षेत्र का पता लगा लिया था, लेकिन 35 साल तक किसी ने यह नहीं जाना। अंतिम समय में उन्हें मालूम नहीं था कि विज्ञान के इतिहास में दुनिया उन्हें एक दिग्गज मानेगी। 20वीं सदी की शुरुआत में मेंडल के काम को फिर शुरू किया गया, और उनके एक बड़े समर्थक थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट विलियम बेटसन। उन्होंने इन पहलुओं का अध्ययन करने वाली साइंस को एक नया नाम दिया, जेनेटिक्स। बेटसन और उनके साथियों ने पेड़ पौधों और जानवरों की नई नस्लों को विकसित करने पर काम किया। उनके मुताबिक साइंस और आजादी को अलग नहीं कर सकते, और उनकी प्रयोगशाला पर भी यही नियम लागू था। निकोलाई इवानोविच वाविलोव रूस के एक बॉटनिस्ट थे। उन्होंने बेटसन की विचारधारा को ज्यादा ही गंभीरता से लिया। वो नई साइंस जेनेटिक्स के जरिए ये सीखना चाहते थे कि दुनिया का पेट कैसे भरें। हनीमून के दौरान भी उन पर साइंस का जुनून छाया रहा। बचपन में भी वाविलोव जल्दी में ही रहते। वो हमेशा कहते थे, वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा। अब कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है। सन 1600 में दक्षिणी पेरू के दूर दराज हिस्से में 19 फरवरी को शाम के 5 बजे है। दूर दराज देशों की राजधानियों को अंदाजा भी नहीं हुआ होगा कि यह हादसा किस तरह पूरी दुनिया में फैलकर उनकी जान ले लेगा। सल्फ्यूरिक एसिड और ज्वालामुखी की राख का यह दमघोंटू मिक्सचर सूरज की किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने से रोक देगा। सूरज की कुछ रोशनी तो यहां स्ट्रेटोस्फीयर में ही जज्ब हो जाएगी। हुआयना पुटीना ज्वालामुखी में हुआ यह जबरदस्त विस्फोट दक्षिण अमेरिका के इतिहास में दर्ज आज तक का सबसे बड़ा धमाका है। रूस के लोगों ने ऐसी सर्दी पिछली 6 सदियों में नहीं देखी थी। 2 साल तक गर्मियों में भी रात में तापमान 0 से नीचे गिर जाता था।
रूस की 1/3 आबादी, लगभग 20 लाख लोग इसके कारण पड़े अकाल से मारे गए। जार बोरिस गुडनोव का पतन हुआ 13,000 किलोमीटर दूर परु में फटे एक ज्वालामुखी के कारण। रूस के इतिहास में ये आखिरी भूखमरी नहीं थी। सूखा और अकाल तो अक्सर पड़ते रहते थे, लेकिन 3 सदी बाद 1891 में तकलीफों का सिलसिला एक बार फिर कहर ढाने लगा। 5 लाख रूसी नागरिक मारे गए, जबकि कुलीन और पैसे वाले फ्रांस के दक्षिण से आई ताजा स्ट्रॉबेरीज और इंग्लैंड की क्लॉटेड क्रीम का मजा लेते रहे। रूसी क्रांति अभी और 30 साल नहीं होने वाली थी, लेकिन कई इतिहासकारों के मुताबिक इस अकाल के कारण ही लोगों के धीरज का बांध टूट पड़ा। और इसका असर एक शख्स पर स्थायी रूप से पड़ने वाला था जो हमारी कहानी के हीरो हैं, निकोलाई वाविलोव। ये है वाविलोव फैमिली। माता पिता गरीब परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन अपनी मेहनत से अपर मिडिल क्लास तक पहुंच गए थे। परिवार के चारों बच्चे आगे चलकर वैज्ञानिक बने। सर्गेई बने एक फिजिसिस्ट और निकोलाई एक बॉटनिस्ट। बचपन में भी वाविलोव आसानी से डरते नहीं थे। 1911 में रूस दुनिया में अनाज का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था। हालांकि इसकी खेती के तौर तरीके पुराने थे। रूस में सिर्फ पेट्रोव्स्की इंस्टीट्यूट ही इकलौती जगह थी जहां वैज्ञानिक जेनेटिक्स नाम की नई साइंस के जरिए आहार उत्पादन को आधुनिक बनाने की उम्मीद कर सकते थे। पर यह मामला भी विवादों से जुड़ा था। 1914 में पहले विश्व युद्ध के दौरान वाविलोव इस बात को लेकर हैरान थे कि देसी पौधे आए कहां से थे, उनके पूर्वज कौन थे। वाविलोव ने किसानों और मजदूरों के बच्चों को साइंटिस्ट बनाने के लिए कुल 400 साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स बनाए। वाविलोव इनके जरिए अकाल को खत्म करने का अपना सपना पूरा करना चाहते थे। 1920 में वाविलोव ने प्रकृति के एक नए नियम को लोगों के सामने रखा। मेरे साथियों, पौधों की अलग अलग किस्में होने के बावजूद भी एक से जीन एक सा ही काम करते हैं, क्योंकि उनके जो पूर्वज होते हैं वो भी एक से ही होते हैं। इवोल्यूशन को समझने और ब्रीडिंग से जुड़े हमारे काम को साइंटिफिक तरीके से गाइड करने के लिए हमें खेती करने के सबसे पुराने देशों में जाना चाहिए। वहां ये कॉमन पूर्वज आज भी मौजूद हो सकते हैं। जब तक रूस में वाविलोव जैसे लोग हैं, इस देश को कोई नहीं मिटा सकता। वाविलोव अब पूरी दुनिया में मशहूर हो चुके थे। मैं तो एक बहुत ही आम आदमी हूँ। दरअसल मेरे फिजिसिस्ट भाई सर्गे ज्यादा प्रतिभावान हैं। वाविलोव जानते थे कि हर बीज में उसकी अपनी किस्म का एक अनूठा संदेश होता है। सामग्री अलग हो सकती है, पर ये सभी संदेश लिखे थे एक रहस्यमयी भाषा में और इसे दशकों तक समझा नहीं जा सका था। वाविलोव चाहते थे जीवन से जुड़ी तमाम पुरानी जानकारियों को संभाल कर रखा जाए ताकि वो आने वाली पीढ़ियों तक हर हाल में पहुंच सके। वो उन कुछ पहले लोगों में से थे जो बायोडायवर्सिटी की अहमियत को समझ पाए। वाविलोव ने एक बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट पेश किया, एक वर्ल्ड सी बैंक का। उन्हें उम्मीद थी कि इस पर युद्ध और कुदरती आफतों का असर नहीं होगा। साथ ही मानवता से जुड़े इस काम के साथ साइंस का भी रिश्ता था। अगर हमें खुराक वाले पौधों के सबसे शुरुआती नमूने मिल जाएं, तो अपने इस जटिल जीवन की भाषा को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। इसमें बदलाव कैसे आया हम ये जान पाएंगे, और फिर हमारे लिए नए संदेशों को लिखना मुमकिन होता चला जाएगा। ऐसी फसलें उगाना मुमकिन हो सके जिन पर बीमारी, फंगस, कीड़ों और सूखे का असर ना हो। वाविलोव उन्हें खोजने के लिए 5 महाद्वीपों की यात्रा पर गए। वो ऐसी जगहों पर गए जहां उनसे पहले कोई भी साइंटिस्ट गया नहीं था। वाविलोव के दौर में न तो नक्शे थे न सड़कें। वो आधुनिक दौर के ऐसे पहले यूरोपियन थे जो अफगानिस्तान के पहाड़ी इलाकों में गए, वहां मौजूद खतरों के बावजूद। वाविलोव को इस बात पर शक था कि इंसानों ने खेती की शुरुआत शायद रिवर डेल्टास के इलाकों से की होगी। उनके मुताबिक दूर दराज पहाड़ी इलाके खेती करने के लिए ज्यादा सुरक्षित रहे होंगे। यहाँ पर लुटेरों के आने की गुंजाइश बहुत कम थी। वाविलोव ने अपनी जान को खतरे में डालकर 5 महाद्वीपों पर बीज ढूंढे और साबित कर दिया कि वो सिर्फ हिम्मती ही नहीं बल्कि साइंस के क्षेत्र में एक जीनियस थे। आज इथियोपिया कहलाने वाले एबिसिनिया में 1927 में वाविलोव ने कॉफी का मूल रूप ढूंढ निकाला था। और ये अच्छा भी था क्योंकि उन्हें कैंप की हिफाजत के लिए पूरी रात जागना पड़ता था। वाविलोव देश में और अंदर तक सफर करने की इजाजत मिलने का इंतजार कर रहे थे कि उन्हें एक रीजेंट और इथियोपिया के भविष्य के सम्राट रास्टाफाराई का एक न्योता मिला। बाद में वो हाइले सलासी के नाम से जाने गए। वाविलोव ने इसका बाद में जिक्र किया। वाविलोव बीजों और ज्ञान की खोज में पूरी दुनिया घूम रहे थे।